गुड मॉर्निंग। तो मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ दिनों में बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे यूनिट हैं, जिसमें से हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल। अब आपने आज तक तो पढ़ा ही होगा माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, कैसे माइटोसिस होती है, कैसे मियोसिस होती है, कैसे एक सेल डुप्लीकेट करता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो बेसिकली इस यूनिट में या इस टॉपिक में आपको बेसिकली यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेल साइकिल। क्या होता है सेल साइकिल। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, और एक मान लो कि एक इंसान आया जिसने उन दोनों दोस्तों के बीच में एक चॉकलेट दी। आप उस चॉकलेट को उसने कहा कि बिना तोड़े दो लोगों में बांटनी है, तो क्या करोगे आप उसको या तो डबल कर दो, उस चॉकलेट को डबल कर दो और डबल करके एक एक दोनों को दे दो। तो इससे क्या हुआ, ना तो चॉकलेट टूटी और ना दोनों में कोई दिक्कत आई। ऐसे आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, डिवाइड करने से पहले डबल कर लो और डबल के बाद उसे डॉटर सेल में भेज दो। जैसे कि मान लीजिए एक पिताजी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देनी है। अब दो बच्चे हैं तो जितनी प्रॉपर्टी है उसको आधा ना करके उसको डबल कर दिया जाए। डबल करने के बाद उसको इक्वल इक्वल अपने बच्चों में डिवाइड कर दिया जाए। तो ऐसा होता है सेल साइकिल में। सेल के डिवाइड करने से पहले उसके अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स हैं, उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसको पहले क्या करना होता है, डबल करना होता है, ताकि जो डॉटर सेल में जो कंटेंट जा रहा है वो क्या रहे, बराबर रहे, वो हाफ ना हो। ऐसा नहीं है अगर मान लो पेरेंट के पास 10 टॉफी हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास 5 इधर जा 5 इधर जा रही है और 5 इधर जा रही है। पेरेंट के पास अगर 10 है तो क्या करिए, उसमें से उसको डबल करिए तो अब 20 हो गए। तो बच्चों के पास भी क्या होगी, 10 इसके पास 10 इसके पास। तो पेरेंट के पास इनिशियली कितने थे, 10। इस बच्चे के पास भी कितने गए, 10। इस बच्चे के पास भी कितने गए, 10। तो ऐसे होता है किसी भी चीज का डिवीजन। इतना समझ में आया। तो अब हम लिखते हैं सेल साइकिल की डेफिनेशन। द सीक्वेंस of events by which cell duplicate its genome and other cell organelles and further divide into two daughter cells। वो इवेंट का सीक्वेंस चल रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, सेल अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल को, अपने अंदर के जीनोम को पहले क्या करेगा, डबल करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, ईआर होगा, तो उसको भी क्या करेगा, डबल। फिर बाद में सब कुछ डबल करने के बाद वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो डॉटर सेल में जो भी ऑर्गेनल्स गए, जो भी जेनेटिक मटेरियल गया, बराबर बराबर गया। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट, लिख लीजिए तब तक। तो आपने सेल साइकिल तो समझ लिया। अब कोई भी सेल साइकिल होती है तो उसमें आपको दो तरह की पढ़नी होती है। एक होती है आपकी माइटोसिस और एक होती है आपकी मियोसिस। वन इज माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस। चाहे माइटोसिस पढ़ो चाहे मियोसिस पढ़ो, दोनों में दो चीजें कॉमन होगी। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले क्या होगी इसमें, न्यूक्लियस का डिवीजन एंड देन सेल का डिवीजन। तो जो पहला स्टेप आता है वो आता है कैरियोकाइनेसिस। क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस। और सेकंड स्टेप आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। इतना समझ में आया। अब व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, देखो कैरियो वर्ड आता है न्यूक्लियस से। किससे आता है, न्यूक्लियस से। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो किसका डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अगला शब्द आता है जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो वर्ड किससे आया, साइटोप्लाज्म से। और काइनेसिस का मतलब क्या हुआ, डिवीजन। तो इट्स व्हाट, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
तो कोई भी सेल साइकिल हो उसमें दो इवेंट्स तो होने ही हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस। अब माइटोसिस में भी सबसे पहले क्या होगी आपकी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के भी 4 स्टेप्स होते हैं। आपने अगर 11th-12th में पढ़ा हो या बीएससी में भी एक सेमेस्टर आता है जिसमें आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो, जिसमें आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हो, मैं भी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही पढ़ते हो। तो कैरियोकाइनेसिस के भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो यहाँ लिख लीजिए, कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स, जिसमें से पहला क्या होता है आपका, प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर आएगा आपका एनाफेज, फिर आएगा आपका टेलोफेज। इतना समझ में आया? अब ऐसा नहीं है कि सेल एकदम से डिवाइड करना शुरू कर देता है। मान लो अगर मैं ह्यूमन के सेल की बात करूं तो ह्यूमन के सेल का डिवीजन कितनी देर में हो जाता है, मान लो उसकी लाइफ साइकिल ऐसे मान लो कि वो 2 सेल में कब डिवाइड हो रहा है, 24 घंटे में। तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें से 1 घंटा सिर्फ डिवीजन ही कर रहा है या 24 के 24 घंटे डिवीजन ही कर रहा है, नहीं। मान लो 24 घंटे की उस ह्यूमन के सेल की लाइफ साइकिल है, जिसमें से वो अब 1 सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा 24 घंटे के बाद। तो अब आपको क्या समझना है कि वो उस 24 घंटे में से 23 घंटे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, और बाकी के बचे 1 घंटे में वो डिवीजन कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, डिवीजन कहाँ हो रही है, माइटोसिस में। माइटोसिस में क्या हो रही है, माइटोसिस में डिवीजन। माइटोसिस में क्या हो रही है, डिवीजन। ये ना सोचे कि अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे एक बिल्कुल ऐसे कंजस्टिव वे में लिखवा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, एक ओवरव्यू बना रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि इस चैप्टर में होना क्या है, ठीक है। अब यहाँ तो डिवीजन हो रही है। एज एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए ह्यूमन का सेल। आपने अगर ह्यूमन का सेल लिया जिसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 24 आवर की, इसमें से अब क्या करेगा, ये 23 आवर के लिए तो क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर डिवीजन, प्रिपेयर फॉर डिवीजन, और बाकी के बचे 1 घंटे में ये क्या करेगा, इन रियलिटी में क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो और ये जो जहां डिवीजन हो रही है वहां पे कौन सी फेज आएगी, आइदर माइटोसिस और मियोसिस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की माइटोसिस होनी है कि मियोसिस होनी है। अब आप बोलोगे कि बाकी के बचे 23 घंटे में क्या कर रहा है, और अगर कुछ कर भी रहा है तो उसका कुछ नाम है, यस, उस फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं उस फेज को हम, इंटरफेज। इंटरफेज, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। इतना समझ में आया? तो सेल साइकिल में सिर्फ एक ही फेज नहीं होती डिवीजन, नो, एक और फेज होती है इंटरफेज, कि पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, उसके बाद डिवाइड करेगा। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? अगर मैं ऐसे मान लो अगर सेल साइकिल का डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसे मैं मान लो कोई ऐसे करके बना दिया मैंने एक सर्कल, जिसमें से इतने टाइम तो क्या हो रही है आपकी इंटरफेज, इतने टाइम आपकी क्या हो रही है, इंटरफेज, और बाकी के बच्चे थोड़े से टाइम में क्या हो रही है आपकी एम फेज। वो एम फेज आइदर माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है। ये कौन सी फेज है, एम फेज। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अब इंटरफेज भी 3 फेजेस में डिवाइड होता है। पहला होता है G1, दूसरा होता है S फेज, और तीसरा होता है G2 फेज। इतना समझ में आया? अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम इंटरफेज। इंटरफेज भी कितने फेजेस में डिवाइड है, 3। पहला होता है G1 फेज, G1 बोलिए या फिर गैप 1 फेज बोलिए। दूसरे फेज को आप क्या बोल सकते हैं, S फेज या फिर सिंथेटिक फेज, और आखिरी फेज को हम क्या बोलते हैं, गैप 2 या फिर G2 फेज, गैप 2 या फिर G2 फेज। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है फॉर द सेल डिवीजन। तो मैक्सिमम ग्रोथ
कौन सी फेज में होती है? मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन गैप 1 फेज। इसमें कोई डाउट? मैक्सिमम ग्रोथ कौन सी फेज में होती है? जीवन में। सबसे ज्यादा सेल अपने आप को कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं? जीवन में। तो इसमें कोई डाउट? और एस फेज में क्या होता है? डीएनए का डिवीजन, डीएनए का ऐसे बोल सकते हो क्रोमैटिन का डुप्लीकेशन। इतना समझ में आया? क्योंकि इंटरफेज में जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, ना कि क्रोमोसोम की फॉर्म में ऑब्वियसली। तो क्रोमैटिन अपने आप को क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा। अब बच्चे बोलेंगे व्हाट इज क्रोमैटिन, व्हाट इज क्रोमोसोम? तो क्या होता है कि डीएनए थ्रेड है, 2.2 मीटर का थ्रेड है, 2.2 मीटर का थ्रेड है, लॉन्ग थ्रेड है। जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, इंटरफेज की फेज में होता है, तब डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। जब लूजली एग्रीगेटेड थ्रेड की फॉर्म में है तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अब जब इसे डिवाइड करना है तो डिवाइड करेगा तो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना चाहिए। तो अभी धागे की फॉर्म में है तो इसको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत उलझा हुआ रहता है। तो क्या करते हैं, एम फेज के टाइम पे यहाँ पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है धीरे धीरे कंडेंस होने लगेगा। कंडेंस होने लगेगा मतलब एग्रीगेट होने लगेगा और क्या किसकी शेप ले लेगा? क्रोमोसोम की। ये किसकी शेप ले लेगा? क्रोमोसोम की। तो अब ये क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम को डिवाइड करना इजी होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है आपका? सेंट्रोमियर। यहाँ से आपके क्रोमोसोम क्या करेगा? टूटेगा। तो ये बनेगा एक क्रोमैटिड, ये बनेगा एक क्रोमैटिड। ऐसे आप डीएनए को क्या कर लेते हो? डुप्लीकेट कर लेते हो। तो ये कौन सी फॉर्म है डीएनए की? क्रोमोसोम। तो डीएनए दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है क्रोमैटिन और एक होता है क्रोमोसोम। इंटरफेज में किस फॉर्म में रहता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। एंड आपके एम फेज में कौन सी फॉर्म में रहता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है। इतना समझ में आ गया? तो आपको बेसिकली अभी तक क्या समझ में आया? सेल साइकिल क्या होती है? वो सारी सीक्वेंस, वो इवेंट जिसके थ्रू सेल अपना जेनेटिक मटेरियल और अपने अंदर के सेल ऑर्गेनल्स को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो पहले अपने अंदर के जो ऑर्गेनल्स और जीनोम को डबल कर रहा है। तो डबल किस फेज में कर रहा है या फिर अपने अंदर ग्रोथ किस फेज में कर रहा है? वो फेज होती है इंटरफेज। और डिवीजन किस फेज में कर रहा है? डिवीजन कर रहा है एम फेज में। या तो माइटोसिस होगी या फिर मियोसिस होगी। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? और भले ही आप माइटोसिस पढ़ो चाहे मियोसिस पढ़ो, सबसे पहले इसमें किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। बाद में किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इतना समझ में आया? दोबारा काम सेल अपने आप को पहले प्रिपेयर कर रहा है। यस, अपने अंदर के ऑर्गेनल और जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। डबल कर रहा है तो किस फेज में करेगा? इंटरफेज में करेगा। अब सेल डिवाइड करेगा, आइदर एम फेज, वो कोई सी भी हो सकती है, मेटाफेज और माइटोसिस या फिर मियोसिस। अब जब सेल को डिवाइड करना है तो क्या होता है? साइटोप्लाज्म पहले डिवाइड नहीं करेगा। पहले क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। बाद में कौन डिवाइड करता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। तो पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, बाद में होती है साइटोकाइनेसिस। इतना समझ में आया? फिर मैंने आपको बताया जो माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस होती है वो भी 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है प्रोफेज, फिर होती है मेटाफेज, फिर होती है एनाफेज और फिर होती है टेलोफेज। इतना समझ में आ गया? और जो इंटरफेज होती है वो कितने फेजेस में डिवाइड होती है? 3 फेजेस में डिवाइड होती है, जिसमें से पहला होता है गैप 1 फेज, दूसरा होता है सिंथेटिक फेज एंड तीसरा होता है गैप 2 फेज। तब तक आप ये नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया हो? अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक या ये लाइन या फिर ये कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है? अब आ जाइए इधर। जो जीवन फेज होती है उसके अंदर क्या होती है? मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तो आप क्या लिखेंगे? मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन जीवन फेज। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी यही होती है। इंटर फेज में भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज बतानी है तो कौन सी होती है? जीवन फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इतना समझ में आ गया? एस फेज में क्या होता है? आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, डुप्लीकेट्स। और इंटरफेज में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका जेनेटिक मटेरियल? क्रोमैटिन की फॉर्म में।
यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो आपके जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर इजीली फिट होने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो सेल का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर, लेकिन जो डीएनए होता है वो अप्रॉक्स 2 मीटर का होता है। 2 मीटर को 10⁻⁻6 मीटर में फिक्स करना है तो इट्स इम्पॉसिबल वैसे तो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में नेचुरली इतना कुछ अच्छा बन रखा है कि डीएनए के अंदर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो दोनों के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है कि उसको अच्छे से, जैसे ऊन की बॉल होती है, ऊन देखा है ना, यस, तो उसके अंदर अच्छे से लपेट के वो बॉल मान लो है आपके हिस्टोन प्रोटीन्स, उसके ऊपर जो धागा लग रहा है वो है डीएनए, तो उसे ऐसे करके रैप करके इजीली सेल के अंदर फिट किया जाता है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके प्रेजेंट, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल किसमें हेल्प करते हैं, आपके सेल के डिवीजन में, क्रोमोसोम के डिवीजन में, एंड रेस्ट सेल ग्रोथ अगर। ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है यहाँ पे। इंटरफेस में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है, लूजली एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। मैक्सिमम ग्रोथ अगर इन G1 एंड डीएनए का डुप्लीकेशन होता है S फेज में, जिसमें भी क्रोमैटिन का डुप्लीकेशन हो रहा है, G2 में बाकी बची कुछ ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? अब प्रोफेज में क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होता है, मान लो अभी तो इंटरफेज में किस फॉर्म में था, क्रोमैटिन के फॉर्म में था। अब वो क्रोमैटिन धीरे धीरे कंडेंस होने लगेगा। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कंडेंस क्या होता है, मान लो ये थ्रेड की फॉर्म में डीएनए है, तो अभी से आपने क्या बोला, क्रोमैटिन, यस क्रोमैटिन बोला। अब ये थोड़ा थोड़ा सा पास में आने लगेगा और कौन सी फॉर्म लेने लगेगा, क्रोमोसोम की, तो इसे बोलते हैं कंडेंस हो रहा है। तो इसका क्या होने जा रहा है, कंडेंसेशन। क्या होगा इसका, कंडेंसेशन। तो अब डीएनए का, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा और धीरे धीरे क्रोमोसोम बनेगा। तो यहाँ पे प्रोफेज एक ऐसी स्टेज है माइटोसिस की जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है, उसका ये सब देखना है, तो अगर आपको मॉर्फोलॉजी देखने के लिए बेस्ट स्टेज होती है मेटाफेज। शेप देखनी है क्रोमोसोम की, 4 तरह की शेप होती है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। तो ये सारी शेप देखने के लिए एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज। अब क्या होगा, टेलोफेज में क्या होगा, अब दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, किस फॉर्म में, टेलोफेज में। इतना समझ में आया? तो बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया ओवरव्यू। तो बाकी हम स्टार्टिंग करते हैं फिर कल या परसों से, मे बी 2-3 दिन लगेंगे या मैक्सिमम 1 वीक। तो प्लीज कॉपरेट कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में मुझे मैसेज कर देना, ओके।